तो आज नया चैप्टर लेके आए हैं मैट्रिक्स। इजी चैप्टर है, चैप्टर 3 प्लस चैप्टर 4 को मिला करके 10 मार्क्स का आपके पेपर में आ रहा है। ठीक है, इजी चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है। कंसेप्ट की इसमें ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्वेश्चन ईजी होते हैं, सारी बातें पता होंगी तो क्वेश्चन ईजिली हो जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं मैट्रिक्स से। छोटा सा चैप्टर है, देखते हैं। मैट्रिक्स इट इज़ अ सिस्टम ऑफ नंबर्स। पहले हम इंटीजर्स की बात करते थे, अब हम सिस्टम ऑफ नंबर्स की बात करेंगे। तो ये सिस्टम ऑफ नंबर्स होता है। इट इज़ नॉट अ सिंगल नंबर, इट्स नॉट अ वैल्यू, इट्स अ सिस्टम ऑफ नंबर्स। पहली बात तो ये याद रखनी। दूसरी चीज़, इट इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स लाइक दिस। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और स्क्वायर फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं ज़्यादातर ये यूज़ करता हूँ। ठीक है, जिसमें कंपेटिबिलिटी लगे उसे यूज़ कर लेना चाहिए। रिप्रेजेंटेड बाई ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन। इसे किसी भी मैट्रिक्स को ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ए आई जे क्या है, ये एलिमेंट को डिनोट कर रहा है। एम बाई एन इट इज़ द ऑर्डर, इट इज़ द ऑर्डर। या ऐसे डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल ए आई जे एम बाई एन और ए एम बाई एन। तो m by n is a order and aij are the elements, and m is equal to rows, n is equal to number of columns, I is row, j is column. For example, if a is equal to 2 3 5 6 7 8, तो इसमें हमारी 2 रो हैं जबकि 3 कॉलम है। रोज आर हॉरिजॉन्टल एंड कॉलम्स आर वर्टिकल, तो therefore 2 rows and 3 columns, and therefore the order of the matrix is 2 by 3। सिंपल सा बात है, 2 रो हैं 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 by 3 इन दिस मैट्रिक्स। अब अगर मैं एलिमेंट की बात करूं तो ये जो सेकंड है दिस पोजीशन पे जो वैल्यू 2 है, फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू 2 है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं A11। इसका मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 3 की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 5 की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। देयरफॉर 3 इज़ रिप्रेजेंटेड बाई A12, 5 इज़ रिप्रेजेंटेड बाई A13। इधर भी लिख भी रखा है A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अगर जैसे ही मैं 6 की बात करता हूँ तो 6 में होता है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देयरफॉर 2 1। जैसे मैं 7 की बात करता हूँ, सेकंड रो सेकंड कॉलम A22। और जैसे हम 8 की वैल्यू बात करते हैं तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे सेकंड रो थर्ड कॉलम A23 इज इक्वल टू 8। बात समझ आती है? ठीक है, ईजी सी बात है, ज़्यादा उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। बात को आगे शुरू करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे कितने हो सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स में। सोचो एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m बाई n, तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं mn। मीनिंग अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 बाई 3 है, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 बाई 3 है, तो उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 6। ये भी ईजी है, सिंपल है। अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं कि इस कंसेप्ट के ऊपर किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। टाइप 1 में आता है नंबर ऑफ़ मैट्रिक्स। नंबर ऑफ़ मैट्रिक्स, फॉर एग्जाम्पल, हाउ मैनी पॉसिबल मैट्रिसेस कैन बी मेड बाई 8 एलिमेंट्स। 8 एलिमेंट्स की हम कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो जितने ऑर्डर पॉसिबल होंगे उतने ही हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। कौन कौन से ऑर्डर पॉसिबल होंगे, सीधा शुरुआत करते हैं 1 से। मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए, बताया था अभी। 2 बाई 3 है तो 6 एलिमेंट होंगे, ऐसे 8 एलिमेंट है तो ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए। तो हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, हम 1 से शुरुआत करेंगे। 1 बाई 8, 2 बाई 4, 3 से तो कोई नहीं बन सकता, 4 से 4 बाई 2, फिर सीधा 8 आता है 8 बाई 1। 8 से ऊपर हम जा नहीं सकते। सिंपल सा 1 से शुरुआत करते हैं, जितने भी ऑर्डर पॉसिबल होंगे उतनी हमारी मैट्रिक्स बन जाएंगी। देयरफॉर दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स 1 2 3 4, देयरफॉर 4 मैट्रिसेस कैन बी मेड। ये पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन हो सकता है हाउ मैनी पॉसिबल मैट्रिसेस कैन बी मेड यूजिंग 720 एलिमेंट्स। अब 720 एलिमेंट को हम एक एक करके नहीं कर सकते कि 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 6 7 8, नहीं, बहुत लंबा पड़ जाएगा। इसमें सिंपल सा तरीका होता है, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर। टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर। अच्छी चीज़ है, याद रखो इसे। 720 इज इक्वल टू 2 की पावर 4, 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। तो टोटल डिवाइजर्स हो जाएंगे। इसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जब टोटल डिवाइजर्स निकालने की बात आएगी तो उसे ऐसे निकालते हैं। 2 की पावर 4 तो 4 + 1, 3 की पावर 2 दैट इज़ 2 + 1, 5 की पावर 1 दैट इज़ 1 + 1। सबको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। सबको क्या कर दिया,
मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके आ गया 30, दैट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स जो हमारी बनेंगी, वो बनेंगी 30 मैट्रिक्स। ठीक, ऐसा क्वेश्चन अभी तक एग्ज़ाम में आया नहीं है, लेकिन आने की संभावना रहती है क्योंकि एनसीईआरटी में नंबर ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर कई सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। तीसरा जो अलग वेराइटी से क्वेश्चन बन सकता है वो है हाउ मैनी मैट्रिसेस कैन बी मेड ऑफ ऑर्डर 3x3 बाय यूजिंग द एलिमेंट 0 1 2। अब ये क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड में भी आ चुका है, तो पेपर में आने की संभावना बन सकती है। तो 0 1 2 एलिमेंट को यूज़ करके हम कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं। इस बार ऑर्डर इज़ गिवन 3x3, अगर हमसे ये नहीं बोल रखा होता तो हम ऑर्डर निकालते। इस बार हमारा फिक्स्ड है 3x3 मैट्रिक्स है। देन 3x3 मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज, ऐसी कुछ दिखेगी A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33। अब जैसे इस मैट्रिक्स में हम फिलअप करने की बात आती है तो हम इतने ही एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं, इससे बाहर के एलिमेंट को हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये जो फर्स्ट पोजीशन वाला A11 पोजीशन वाला एलिमेंट है, इसके पास 3 तरीके हैं 0 1 2। इट इज़ फिल्ड, कैन बी फिल्ड बाई 3 वेज, 3 तरीक़ों से भर सकते तो 3। ऐसे ही दूसरा एलिमेंट भी 3 तरीक़ों से, तीसरा एलिमेंट भी 3 तरीक़ों से। सारे एलिमेंट, दैट इज़ ऑल द 9 एलिमेंट्स, ऑल द 9 एलिमेंट्स कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 कितनी बार, 9 टाइम्स। तो नेट आंसर आ जाएगा 3 की पावर 9, दैट इज़ 3 रेज़ टू द पावर 9 इज़ टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स। कितनी मैट्रिक्स बनेंगे, 3 की पावर 9। एनसीईआरटी में इसके ऊपर क्वेश्चन दे रखा है, उसमें सिंपल है 2 की पावर 6 करके उसका आंसर आया विच इज़ 512, 512 करके उसका आंसर आया है, एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, तो परमिटेशन का ही यूज़ करके हम नंबर ऑफ मैट्रिक्स इस केस में निकाल सकते हैं। एक इजी सा क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x2 सच दैट Aij इज इक्वल टू मोड ऑफ i - 2j डिवाइडेड बाई 2। 3x2 मैट्रिक्स इज कैन बी रिटन एज A11 A12, मीनिंग 3 रो होंगे, इसमें 2 कॉलम होंगे, तो A11 A12 A21 A22 A31 A32। आई और जे में एक रिलेशनशिप दे रखा है जिससे हम A11 Aij निकाल सकते। तो A11 आ जाएगा 1/2, A12 भी निकल जाएगा, A21 A22 A31 A32। बहुत ईजी होता है, सिंपल आई और जे की वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। ठीक, तो मैट्रिक्स हमारी कुछ ऐसी दिखेगी 1/2 3/2 0 1 1/2 1/2। ठीक, कंसेप्ट इतना है, क्वेश्चंस इसी वैरायटी पे बन सकते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन बनने की कोई संभावना नहीं रहती। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन ये वाला आने की संभावना रहती है। इट इज़ अ इजी क्वेश्चन वेयर दिस इज टफ क्वेश्चन है, लेकिन आने की संभावना बनी रहती है। अब हम जो हमारा अगला टॉपिक है विच इज़ अवर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हम बात किसकी करेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, वो दे देगा क्या नाम है, मैट्रिक्स दे देगा और पूछेगा कि ये किस टाइप की मैट्रिक्स है, कॉलम, रो, डायगोनल, स्क्वायर, आइडेंटिटी। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स की जैसे ही बात करते हैं तो कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें एक कॉलम होता है, कई सारी रोज होती हैं, लेकिन कॉलम फिक्स होता है, एक ही कॉलम होगा। तो उसका ऑर्डर कैसा होगा, m/1, वेयर m इज़ द नंबर ऑफ रोज, 1 इज़ द नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम फिक्स्ड कर दिया हमने 1, तो रोज हमने मान लिया m, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा m/1। तो एक जो कॉलम मैट्रिक्स है वो कुछ ऐसे दिखेगी 0 √3 -1, जिसका ऑर्डर क्या है 3/1, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम 1 हो गया। ठीक इसी प्रकार रो मैट्रिक्स होती है जिसकी एक रो होती है, कई सारे कॉलम होते हैं, ऑर्डर लिखा जाता है 1/n। 1 इज़ द नंबर ऑफ रोज, दैट इज़ 1, जिसको हमने फिक्स कर दिया है, n इज़ नंबर ऑफ कॉलम। एक रो मैट्रिक्स कुछ ऐसी दिखेगी 1 √3 -1, जिसका ऑर्डर हो जाएगा 1/3। एक होती है स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स की इक्वल होता है। हम जिन मैट्रिक्स की बात करते हैं 1/1 2/2 3/3 तक हम स्क्वायर मैट्रिक्स में रहते हैं। 3/3 मैट्रिक्स की हम ज़्यादा चर्चा करते हैं, इस पे हम एम्फेसाइज ज़्यादा करते हैं 3/3 मैट्रिक्स के ऊपर। डिटर्मिनेंट जो चैप्टर है कम्प्लीटली 3/3 मैट्रिक्स के ऊपर, स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही बेस्ड है। खैर, अभी बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की, तो जहाँ नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं उसे हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं अभी बात करेंगे इसके ऊपर। जैसे अगर मैं एक 3/3 मैट्रिक्स लूँ और मैंने बना दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रैंडम नंबर्स ले लिए विच इज़ अ 3/3 मैट्रिक्स। तो दीज एलिमेंट्स 1 5 9 दैट इज़ A11 A22 A33। A11 इज़ 1, A22 is 5 and A33 is 9. These elements are known as diagonal elements. These elements are known as diagonal elements. इसे हम diagonal element के नाम से जानते हैं।
कई बार क्वेश्चंस में ऐसे भी पूछा गया है कि भाई डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे। सिंपल सिंपल क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, जो केवल कंसेप्ट रिलेटेड होते हैं। फॉर्मूला याद होगा तो आसानी से हो सकता है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं? दीज एलिमेंट्स -1.1 2 3, दीज आर नॉन एज डायगोनल एलिमेंट्स। इन्हें छोड़कर जो एलिमेंट बचते हैं उन्हें बोलते हैं 0 0 0। देयरफॉर इट इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद अपना जो अगली मैट्रिक्स होती है विच इज़ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच स्केलर मैट्रिक्स इट इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएं सेम उसे हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक। स्केलर मैट्रिक्स जैसे इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट क्या हो गए? सेम हो गए। अगेन नॉन डायगोनल एलिमेंट इसमें भी क्या है? 0, ठीक। आपसे ऐसे पूछ सकता है क्या स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है? जी बिल्कुल होती है, ठीक। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रख लो कि डायगोनल मैट्रिक्स से निकलती है स्केलर मैट्रिक्स, से निकलती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक बात है। यानी कि अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स, दिस इज स्केलर मैट्रिक्स एंड इट इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कि जितनी भी स्केलर मैट्रिक्स हैं वो सारी की सारी डायगोनल मैट्रिक्स भी होती हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ स्केलर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स ऑल्सो। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो हो सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ ले, अभी तक पूछा नहीं गया है। एक मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू 1 होती है, मीनिंग 1 1 1। 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ ऐसी दिखेगी। जैसे हम नॉर्मल इंटीजर्स में 1 की बात करते हैं, 1 को किसी से मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर आ जाता है। मैट्रिक्स में हम 1 की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। नॉर्मल नंबर्स में जो काम 1 करता है, मैट्रिक्स के केस में वही काम i करता है। i डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1, रिप्रेजेंटेड बाई i2/2 i3/3 ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। रेदर देन ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है i2 और i3, ऑर्डर 3/3 ऑर्डर 2/2। बात समझ आती है। जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, एम्प्टी मैट्रिक्स, तीनों का मतलब एक ही होता है। जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, एम्प्टी मैट्रिक्स में वो मैट्रिक्स होती है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स की वैल्यू 0 होती है, 2/2 हो 3/2 हो, ऑल द एलिमेंट्स विल बी इक्वल टू 0। ये यहाँ पर हमें 0 की तरह बात करेंगे इसकी। जैसे हम नॉर्मल इंटीजर्स में 0 होता है, ऐसी मैट्रिक्स के केस में 0 की जगह क्या होता है? O, दैट इज़ नल मैट्रिक्स। नॉर्मल इंटीजर्स में 1 होता है, यहाँ पर क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज़ I। अगली चर्चा जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं वो होता है हमारा कंसेप्ट इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, हम जब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं, दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए दो कंडीशन का सेटिस्फाई होना ज़रूरी होता है। पहली चीज़ होती है ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहली चीज़ है ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरी चीज़ है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो अब हम बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात हो गई थी, ठीक। सेम ऑर्डर एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अब इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ विच इज़ आर फ्रॉम NCERT। मैं हमेशा NCERT मैट्रिक्स की बात चल रही थी। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 1x y z, बीच में इक्वल का साइन लगा रखा है। देखो ऑर्डर 2/2 इससे, तो ऑर्डर सेम है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करना होता है, 1 = 1, 2 = x, 3 = y, 4 = z। सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या करेगा? 2/2 लीनियर इक्वेशन बना देगा इन 2 वेरिएबल और आपसे इक्वेशन सॉल्व कराएगा। इतना ही टफ बन सकता है, इससे ज़्यादा टफ नहीं बनेगा। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। इसके लिए एक ही कंडीशन होती है कि ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स मस्ट बी सेम, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 1 1 1 1 1 1, इसका ऑर्डर है 3/2, इसका ऑर्डर है 3/2। क्लियर? इसका ऑर्डर है 3/2 और इसका ऑर्डर भी है 3/2, ठीक।
तो जब इसकी चर्चा करते हैं तो देखो सिंपल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना होता है। 1 और 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 is 7। सिंपल एडिशन है। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता तो हम माइनस कर देते, सब्ट्रैक्शन मैंने बताया नहीं है, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर देंगे, बस बात ख़त्म। प्रॉपर्टीज़ इसकी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती हैं, बस आप जो प्रॉपर्टी ज़रूरी है वो मैं बता रहा हूँ। कॉम्यूटेटिव लॉ, a + b b + a के बराबर होता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। एसोसिएटिव लॉ, ब्रैकेट कहीं पर भी लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, a + b + c = a + b + c, इधर ब्रैकेट लगाओ इधर ब्रैकेट लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एडिटिव आइडेंटिटी इज़ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। O को यहाँ पर विच इज़ अ नल मैट्रिक्स एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है, क्योंकि a + o = o + a = a, मीनिंग अगर मैं किसी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स को ऐड करता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कुछ ऐसी ही बात है कि किसी नंबर में अगर मैं 0 ऐड करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 में 4 ऐड करूँ या 4 में 0 ऐड करूँ, बात एक ही रहती, 4 ही रहेगा। बात समझ आती है? ठीक, तो ऐसे ही यहाँ पर O जो है वो नल मैट्रिक्स विच इज़ एडिटिव आइडेंटिटी की तरह काम करता है। किसी भी मैट्रिक्स में O ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैट्रिक्स रिमेन सेम। एडिटिव इन्वर्स, जैसे मैं एडिटिव इन्वर्स की बात करता हूँ तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ A विल बी -A। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, ठीक बात, तो हम आसानी से वहाँ पर बता सकते हैं। एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो बस। ये कुछ ऐसी बात है कि 4 - 4 0 होता है, इसीलिए -4 को बोला जाता है एडिटिव इन्वर्स ऑफ 4। ठीक, एडिटिव इन्वर्स ऑफ 4। तो ऐसे ही मैट्रिक्स के केस में किसी भी मैट्रिक्स का जो एडिटिव इन्वर्स होता है वो क्या होता है, -A। बात को आगे शुरू करते हैं। अब हम अगले कंसेप्ट पर आते हैं विच इज़ अवर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कौन सा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, लेट अस से A इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। वी हैव मल्टीप्लाइड K बाई A को हमने K से मल्टीप्लाई कर दिया, वेयर K इज सम कांस्टेंट। K क्या है, K कांस्टेंट है, एक स्केलर है, 2 1 3 कुछ भी हो सकता है। जैसे हम K से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स के केस में हर एक एलिमेंट की K से मल्टीप्लाई हो जाती है। K × A11 K × A12 K × A13 K A21 K A22 K A23 K A31 K A32 K A33। तो मैट्रिक्स में ध्यान रखो, किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो उस मैट्रिक्स को हर एक एलिमेंट उस पर्टिकुलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और बाहर कॉमन तभी लेंगे जब हर एक एलिमेंट में वो एलिमेंट दैट इज़ K कॉमन होगा। प्रॉपर्टीज़ इसकी ज़रूरी हैं। K × A + B इज़ KA + KB, K + L वेयर KL आर कॉन्स्टेंट, वेयर KL आर कॉन्स्टेंट, K + L × A, K + L × A इज इक्वल टू KA + L × A। बात समझ आती है? ठीक, अब इसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद हम बात करते हैं नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। तो मल्टीप्लिकेशन की एक कंडीशन होती है जो कि आप याद रखो कि फॉर ए बी टू बी डिफाइंड, फॉर ए बी टू बी डिफाइंड, ए बी को डिफाइंड होने के लिए ए का ऑर्डर होना चाहिए m/n और b का ऑर्डर होना चाहिए n/p। कुछ इस फॉर्म में इन दोनों के ऑर्डर एग्जिस्ट करने चाहिए। कोई भी दो मैट्रिक्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करने के लिए उनका ऑर्डर इस फॉर्म में होना ज़रूरी है। इसका मतलब क्या है कि इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना ज़रूरी है। n मस्ट बी सेम, मीनिंग नंबर ऑफ रोज ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ए के कॉलम बी के रोज के इक्वल होना ज़रूरी है फॉर ए बी टू बी डिफाइंड। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके दिखाता हूँ। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है हमारी प्रॉपर्टीज़। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अभी मैंने सिखाया नहीं है, ठीक है, आगे इसकी चर्चा कर लेंगे जब क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर चर्चा करते हैं।
प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या है, पहली प्रॉपर्टी ये है, क्योंकि हमेशा एमसीक्यू में प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है और प्री बोर्ड में भी एमसीक्यू में प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन आया है। इफ़ ए बी एंड बी ए आर बोथ डिफाइंड इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक, अगर ए बी और बी ए दोनों ही डिफाइंड हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि ए बी और बी ए इक्वल हों। ऐसा हो सकता है कि ए बी भी डिफाइंड हो, बी ए भी डिफाइंड हो, बट इक्वल ना हो। दूसरी प्रॉपर्टी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और कई बार पूछी जाती है वो ये है कि इफ़ ए बी इज इक्वल टू ओ, मतलब देयर आर टू मैट्रिक्स विच ए एंड बी जिनका मल्टीप्लिकेशन करके नल मैट्रिक्स आ रही है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ए एंड बी टू बी नल मैट्रिक्स। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ए और बी नल मैट्रिक्स ही हों। ए और बी नॉन एम्प्टी मैट्रिक्स भी हो सकती हैं और ऐसा हो सकता है कि उन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो एक नल मैट्रिक्स आ जाए। ठीक, अगर ए ओ है तो उसको किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ओ ही आएगा। ये कुछ ऐसी बात है, ज़ीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर ज़ीरो ही आता है। ठीक है, यही यहाँ पे होता है। किसी भी मैट्रिक्स को मैं नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो नल मैट्रिक्स ही निकल कर आएगी। दूसरी चीज़, ए आई इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू ए, मतलब किसी भी मैट्रिक्स को मैं आई से मल्टीप्लाई करूँगा तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी। ये कुछ ऐसी बात है, ये कुछ ऐसी ही बात है कि किसी भी नंबर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, किसी भी नंबर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वही नंबर हमारा आ जाता है। ठीक, ये भी बात क्लियर है। जैसे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। सेम मैट्रिक्स में चलता है, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। एक इम्पॉर्टेंट बात, इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी ए, जिसके ऊपर एनसीईआरटी में मिसलेनियस में अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। क्या क्वेश्चन है वो बाद में चर्चा करेंगे, अभी प्रॉपर्टीज़ पे बात करते हैं। इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी ए, अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए ऐसा है तो हम ये बोलते हैं कि ए एंड बी आर कम्यूट टू ईच अदर। ए एंड बी आर कम्यूट टू ईच अदर, ए एंड बी आर कम्यूट टू ईच अदर। एंड इफ ए बी इज इक्वल टू माइनस बी इम्प्लाइज दैट ए एंड बी आर एंटी कम्यूट टू ईच अदर। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे याद रखना क्योंकि इसके ऊपर आपके प्री बोर्ड में या एमसी मिसलेनियस में क्वेश्चन है, गिवन है। इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी ए देन ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एंड इफ ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए देन ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, क्योंकि ए बी माइनस बी हो गया था तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ओ निकला, और किसी भी मैट्रिक्स में ओ ऐड करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके अगली प्रॉपर्टी, दैट इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मतलब कहीं पर भी ब्रैकेट लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। सेकेंड थिंग इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये कुछ ऐसी बात है कि एक्स इंटू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स जेड। ऐसे ही यहाँ पर भी चलता है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये प्रॉपर्टी भी होती है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी गिव्स ए सी प्लस बी सी। अब इसे ऐसा मत कर देना कि ए सी को हमने सी ए लिख दिया या बी सी को मैंने सी भी लिख दिया। जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में मेंटेन रखना होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है। तो आंसर क्या आएगा, ए सी प्लस बी सी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आई होती है, अगेन वही वाली बात कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाता है। सेम यहाँ पर भी चलता है, किसी भी मैट्रिक्स को मैं आई से मल्टीप्लाई करूँगा तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी। इसीलिए इसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अभी तक इतना ही रखते हैं। एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर का, सीबीएसई के केस में एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं बन सकता। एनसीईआरटी में टफ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन्हें आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 आर नेसेसरी, इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इन्हें क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारे इजी हैं। इजी हैं इसीलिए नहीं बताया, बाकी सारे क्वेश्चंस भी ज़रूरी होते, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं या फिर इन्हें टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में रखा जा सकता है। एक्सरसाइज 3.2 में 13, 15, 16, 18, 21, 22 एंड एग्जाम्पल 18 इज इम्पोर्टेंट। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, मिसलेनियस में एग्जाम्पल है 27, 28 एंड एक्सरसाइज मिसलेनियस में 4, 5, 11, 12, 13, 14 एंड 15। बात करते हैं एक्सरसाइज 3.1 में।
द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1। मैंने बताया था ना एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दे रखा है जिसका आंसर 512 आना है, वो यही क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है 3x3 कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं जिसमें एंट्रीज केवल 0 और 1 ही होंगी, 0 1 के अलावा हम कोई एलिमेंट नहीं ले सकते। तो 3x3 मैट्रिक्स कुछ ऐसी दिखेगी जिसमें 9 एलिमेंट्स होंगे। हर एक पोजीशन पे हम दो ही हमारे पास तरीके हैं रखने के, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। तो दिस एलिमेंट कैन बी फिल्ड बाय 2 वेज, मल्टीप्लाई टू कितनी बार आएगा, टोटल 9 एलिमेंट है, 9 टाइम्स आएगा, 2 की पावर 9 विच इज़ 512। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स विल बी 512। प्री बोर्ड में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, बस ये है उन्होंने 0 1 3 ले लिया था। मैं इवनिंग शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। 0 1 2 ले लिया था और उन्होंने बोला था स्केलर मैट्रिक्स के बारे में। अभी मैं प्री बोर्ड का भी डाल दूंगा, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स के बारे में बोला था। तो स्केलर मैट्रिक्स वो होती है जिसके ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल, सॉरी उन्होंने डायगोनल एलिमेंट्स बोला था। क्या बोला था, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स के केस में डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट तो 0 होते हैं, यानी कि चर्चा किस पे होगी, A11 A22 A23। अगर मैं इसमें पूछता नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, किसकी, नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, क्वेश्चन आता नहीं है, प्री बोर्ड में आ चुका है इसीलिए बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर पूछता है ये नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में, तो डायगोनल मैट्रिक्स में तो केवल हमारी इसी में फिलिंग करनी होती, दीज एलिमेंट्स आर सेम विच इज इक्वल टू 0। तो जब अगर हम इन तीनों पोजीशन पे बात कर रहे हैं तो इस पोजीशन को हम दो तरीक़ों से भर सकते हैं। अगेन इस पोजीशन पे 2 तरीके, इस पोजीशन पे 2 वेज, तो मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 8। तो अगर ये पूछे कि डायगोनल मैट्रिक्स कितनी बनेंगे तो वो आंसर क्या होगा, 8। कितनी डायगोनल मैट्रिक्स बनेंगी, 8। ठीक है, ये अच्छी वैरायटी पे क्वेश्चन बन सकता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब सोचो स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो या तो 1 होगा या 0 होगा, तो 2 ही मैट्रिक्स बनेंगे, उससे ज़्यादा हम मैट्रिक्स, एक ही मैट्रिक्स बनेगी 1 1 1। और अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे आए तो वो भी एक ही बनेगी। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट वाला ज़्यादा पूछा जाता है, होप्स हो कि आपके एग्जामिनेशन में आ जाए। प्री बोर्ड में पूछा गया है तो मेन एग्जाम में भी आने की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन एक बात याद रख लो कि प्री बोर्ड से ईजी ही आएगा तुम्हारा मेन पेपर। अब एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। इफ़ a इज इक्वल टू 102021203 प्रूव दैट a³ - 6a² + 7a + 2y इज इक्वल टू o। जैसा क्वेश्चन दे रखा है मैं वैसा बता रहा हूँ, ये प्रूव करने को तो आता नहीं है लेकिन ये जरूर आता है, हैंस फाइंड a इनवर्स। ये जो इक्वेशन दे रखी है इसका यूज़ करके हम a इनवर्स कैसे निकालें। तो देखो, प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स मतलब पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम a इनवर्स से, a इनवर्स A इनवर्स A इनवर्स A इनवर्स A इनवर्स। ठीक, पूरी इक्वेशन में हमने A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे हम नॉर्मल पावर रूल लगाते थे वैसे यहाँ पर भी पावर रूल लगेगा। प्री मल्टीप्लाई का मतलब होता है पहले। मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लाई करते समय हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं या बाद में कर रहे हैं। उसी अकॉर्डिंग हमने 2 मल्टीप्लाई बना दिए, प्री मल्टीप्लाई एंड पोस्ट मल्टीप्लाई। हम हमेशा प्री मल्टीप्लाई का ही सहारा लेते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो प्री मल्टीप्लाई किया हमने, 3 में से 1 गया 2, जैसे a इनवर्स a⁻⁻1 × a², 2 - 1 is 1, a इनवर्स इंटू a। अब मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट थोड़ा सा पड़ा होगा तो a इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू i होता है, तो a इंटू a इनवर्स i हो गया। और ये भी पड़ा होगा कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर मैं i से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो a इनवर्स ही आ जाएगा। जैसे हम नॉर्मल इंटीजर में 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आ जाता है, सेम मैट्रिक्स में चलता है। जैसे नॉर्मल इंटीजर में हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, वैसे यहाँ पर नल मैट्रिक्स काम करती है। नल मैट्रिक्स से कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा तो नल मैट्रिक्स ही आ जाएगी। बात समझ आ गई। तो a इनवर्स को रखेंगे हम एक तरफ, इन सबको ले जाएंगे इधर, प्लस का -a² माइनस का 6 से प्लस का 6 से प्लस का 7i माइनस का 7i। a इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, a निकालेंगे, a² निकाल देंगे, सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई सॉल्व करके आंसर a² आ जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे, a इनवर्स भी निकल आएगा, 2a इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी, a इनवर्स इज इक्वल टू 1/2, आंसर हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, ये था हमारा मैट्रिक्स के ऊपर अच्छा क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी से हमारा दे रखा है। जब एक्सरसाइज 3.2 की ही बात करते हैं तो एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 21।
प्री बोर्ड में बहुत पूछा गया और मेन एग्जाम में भी आने की इसकी हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। द रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी, जब CBSE डिस्क्रिप्टिव टाइप हुआ करता था तब ये क्वेश्चन नहीं पूछते थे, 4-5 नंबर का बनता था। अब ये सिंपल 1 नंबर में MCQ की फॉर्म में इसे पूछा जा सकता है। अगर हार्ड क्वेश्चन बोले मैट्रिक्स में MCQ की फॉर्म में तो यही बनता है, इससे ज़्यादा हार्ड आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। द रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट PY प्लस WY विल बी डिफाइंड आर। एक मैंने मैट्रिक्स तो इस पे हम बाद में चर्चा करते हैं। अभी हमारा एक टॉपिक रह गया है विच इज़ अवर, तो देखो हमारा ये वाला क्वेश्चन है द रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट PY प्लस WY विल बी डिफाइंड। क्वेश्चन मैंने बता दिया था। तो अब ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। K इज इक्वल टू 3, P इज इक्वल टू N, K इज आर्बिट्रेरी, P इज इक्वल टू 2, P इज आर्बिट्रेरी, K इज 3, K2 P3। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बात शुरू करते हैं। x का ऑर्डर दे रखा है 2/n, y इज ऑफ ऑर्डर 3/k, z इज ऑफ ऑर्डर 2/p, w इज ऑफ ऑर्डर n/3, p इज ऑफ ऑर्डर p/k। py प्लस wy, p का ऑर्डर क्या है p/k, y इज ऑफ ऑर्डर 3/k, w का ऑर्डर n/3, y का ऑर्डर 3/k। ठीक, चलिए p/k 3/k, इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को एग्जिस्ट करने के लिए k और 3 सेम होना चाहिए। तो k इज इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू हमारी 3 आ गई। इसमें 3 मैच कर गया यानी कि WY एग्जिस्ट करेगा। अब जो मैट्रिक्स बनेगा PY, अब जो मैट्रिक्स बनेगी PY उसका ऑर्डर क्या होगा P/K, P/K। WY जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा N/K। अब मैट्रिक्स एडिशन में मैंने बताया था कि मैट्रिक्स एडिशन तभी पॉसिबल होता है जब ऑर्डर क्या हो सेम। तो P N के इक्वल होना चाहिए और K तो मैच कर ही रहा है, तो यानी कि P N के इक्वल और K इज इक्वल टू 3। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A। बात खत्म। अगली चर्चा करते हैं। इफ़ n इज इक्वल टू p देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z। लेट कर लेते हैं m इज इक्वल टू 7x माइनस 5z। देखो x का जो ऑर्डर है वही 7x का भी ऑर्डर होगा। 7x का ऑर्डर हो गया 2/n, 5z का ऑर्डर हो गया 2/p। अब सब्ट्रैक्शन के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो 2 के इक्वल होना चाहिए और n p के इक्वल होना चाहिए। और जो मैट्रिक्स निकल कर आएगी m का ऑर्डर क्या होगा 2/p रख लो या 2/n, सेम बात है। तो आंसर क्या होगा B, विच इज़ 2/n। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा B। ठीक है।